Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिप्लेसमेंट की बात करी थी कि अगर हमारी कोई स्ट्रिंग होती है और उसके अंदर मुझे कुछ एक पैटर्न को ढूंढ करके अगर रिप्लेस करना है तो उसको कैसे किया जाए। और ये ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, चाहे वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो, स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर हो या कोई भी डॉक्यूमेंट का सॉफ्टवेयर हो, आप इस तरह के ऑपरेशन बहुत ही फ्रीक्वेंटली करते हैं। आप क्या चाहते हो कि आपने अपने जो भी आपने शीट में टाइप किया हुआ है वहाँ पे आप ये चाहते हो कि एक पर्टिकुलर वर्ड की जगह कोई और वर्ड आ जाए। आप उसको कैसे करते हो? आप उसका पैटर्न देखते हो। जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कभी ABCD को नहीं समझ पाता है, वो खाली उसका पैटर्न देखता है। उसको अगर जहाँ भी आप अगर कोई एक पैटर्न दिखाई देगा तभी वो पहचान पाएगा। और पैटर्न क्या होता है? आप जिस सीक्वेंस में आप अपने वर्ड्स और सिंबल्स को आप अरेंज करते हो। जैसे आपने अगर कहीं पे टाइप किया है ऑन और आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो ऑफ से, तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑन और ऑफ नहीं पहचानता है। और सॉफ्टवेयर को ये भी नहीं पता है कि जो ऑफ है वो OF है कि OFF है। वो खाली आपका जो इंस्ट्रक्शन है, जो आप पैटर्न दोगे उसको पहचानेगा। आप बोलोगे यहाँ पर ON को ढूंढो, तो पूरे डॉक्यूमेंट में वो ON को ढूंढेगा। और उसके बाद आप उसको बोलोगे इसको रिप्लेस करो, और रिप्लेस करने के लिए भी आप उसको एक पैटर्न दोगे। जो आप वर्ड कह रहे हो ऑफ या OFF वाला ऑफ, ये आपके लिए और हमारे लिए एक शब्द है, लेकिन कंप्यूटर के लिए खाली एक पैटर्न होता है। वो देखेगा कि कहीं पर भी अगर OF अगर लिखा हुआ है या ON लिखा हुआ है, वहाँ पे उसको OF या OFF आपने जो भी दिया है उससे उसको पैटर्न को रिप्लेस करना है। तो ये बात आपको ध्यान में अवश्य रखना है कि आर सॉफ्टवेयर वर्ड को नहीं पढ़ता है, वो खाली पैटर्न को पढ़ता है। और जो आप कहते हो ना कि हाँ आप स्पेल चेक करते हो, आप अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो आप उसमें से देखते हो कि सॉफ्टवेयर आपका उसमें स्पेल चेक कर देता है। कहीं पर अगर उसने किसी आपने कोई वर्ड की अगर स्पेलिंग गलत लिखी है तो आपको लाल रंग से अंडरलाइन कर देता है। वो क्या करता है, कभी सोचा है आपने? आप जरा सा उसको सॉफ्टवेयर की निगाह से सोचने की कोशिश करिए। उसके पास एक बिल्ट इन डिक्शनरी है, और डिक्शनरी भी कोई ऊपर से नहीं आई है, वो हमने और आपने उसको टाइप करके दी है। मैंने उस डिक्शनरी के अंदर जो भी सही स्पेलिंग होती है उसको मैंने टाइप करके दे दिया है। और जैसे जैसे आप टाइप करते जाते हो, आर पैरेलली या कोई भी सॉफ्टवेयर है जो पैरेलली उस डिक्शनरी में से ये मैच करता जाता है कि जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो क्या उसके किसी वर्ड से मिल रहा है, उसका पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जब उसको पैटर्न मिल जाता है तो कहता है कि ये वर्ड सही है। और जब पैटर्न नहीं मिलता है तो वो लाल रंग से अंडरलाइन कर देता है। अब जरा सा ऐसा सोचिए कि आप टाइप करना चाहते हैं OFF, लेकिन आपने टाइप कर दिया OF। क्या आपको कभी लाल रंग की अंडरलाइन मिलती है कि यहां पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है? या आप टाइप करना चाहते थे MET, लेकिन आपने टाइप कर दिया ME। क्या उसमें कभी आपको लाल रंग की अंडरलाइन मिलती है? नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जो आपने डिक्शनरी में दिया है वहां पे OF और OFF या ME या MET दोनों के पैटर्न अवेलेबल है। और आपके सॉफ्टवेयर ने कंपेयर कर लिया कि ये पैटर्न इससे मैच कर रहा है, तो ये वर्ड आपका सही होगा और इसके अंदर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है।
अब आपको इस निगाह से देखना है जब भी हम सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। और इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि हमने उसको कोई ऐसा दो अक्षर को रिप्लेस करने को दिया हुआ है, और हो सकता है कि वो दो अक्षर हमारे हों ऑन, और उसको मुझे रिप्लेस करना है ओ एफ से या ओ डबल एफ से करना है, और कहीं पे लिखा हुआ है मंकी MONKEY। हो सकता है कि ON जो हमारा मंकी में लिखा हुआ है उसको भी वो O डबल एफ से रिप्लेस कर दे। तो ये सारी चीज़ें आप उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू बताते हो, और यही आप अगर देखोगे कि सॉफ्टवेयर में जब भी हम किसी चीज़ को ढूंढने की या रिप्लेस करने की, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वर्ड दे रहा हूँ, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर उसको पैटर्न की तरह मानता है, और इसी को हम बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। ओके, तो अब इसी पैटर्न रिकॉग्निशन की बेसिस पर ही तो हमने पिछले लेक्चर में सब्स्टिट्यूट करने की बात करी थी। अब उसी पैटर्न रिकॉग्निशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम सर्च करने की बात करते हैं। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपने देखा भी होगा, आपका एक ऑप्शन होता है फाइंड, या आप उसको दबाते हो कंट्रोल F, यूजुअली एक पॉपुलर कमांड होता है, और आप उसमें से कुछ भी टाइप करोगे तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपका आगे जाएगा, और वो आपको खाली बता देगा कि ये जो आपने अक्षर टाइप किए हुए हैं ये उस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर है। तो ये क्या होता है? फाइंड, ढूंढना। तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है खाली ढूंढिए, सिर्फ ढूंढिए, और आगे आपको कुछ नहीं करना है। और दूसरा होता है कि ढूंढ करके रिप्लेस करिए, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। और ढूंढने और सब्स्टिट्यूट में भी हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि खाली आप पहला, आपका जहां पे वर्ड मिल रहा है, पहला पैटर्न मिल रहा है, आप उसको ढूंढिए, या पूरे डॉक्यूमेंट में आप उस वर्ड को ढूंढिए। ओके, तो आज हम सर्च करने की बात करते हैं, आज हम फाइंड करने की बात करते हैं कि आर में अगर आपको किसी पैटर्न को फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे। और इसको हम यहाँ पे बहुत तरीके के उदाहरण लेंगे, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ में हमारे कुछ छोटे छोटे और भी डेटा के ऑपरेशन से हम उनके बारे में आज बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको पहले मैं ये बता दूं कि आपको इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। ये लेक्चर की स्लाइड्स मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी हैं, और हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब है स्वयं प्रभा। तो जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस लेक्चर की PDF फॉर्मेट में स्लाइड्स मिल जाएंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इस एड्रेस में आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो, और ये QR कोड आपको इसी एड्रेस पर ले आएगा, और यहाँ से आप अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इसमें भी कोई समस्या आ रही है तो आप कोई भी सर्च इंजन पे चले जाइए इंटरनेट पे, और उसमें आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए, और साथ में हमारे संस्थान का नाम IIT कानपुर भी टाइप कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा होम पेज मिल जाएगा, और वहाँ पे आप जब जाएंगे तो स्वयं प्रभा नाम का एक लिंक होगा। आप उस लिंक के अंदर जब जाएंगे तो आपको इस कोर्स की सारी फाइल्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग रिव्यू करते हैं जो हमने पहले किया था, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो पिछले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने सब्स्टिट्यूट की बात करी थी, और हमने दो फंक्शंस यूज़ किए थे, सब और जी सब। राइट, इनका हमारा पैटर्न क्या था, ये मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो आगे रिप्लेसमेंट का जो की जगह हम जब सर्च करने की कोशिश करेंगे तो उसका भी हमारा कुछ फंक्शन इसी तरीके का होगा। तो ये आवश्यक है कि हम 2 मिनट लगा करके अपना पहले का रिवाइज कर लें। ओके, तो हमारे पास एक कमांड था सब, और इसका पैटर्न क्या था, ओल्ड न्यू स्ट्रिंग, अर्थात जो पैटर्न मुझको फाइंड करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और पुराने वाले पैटर्न को जिस नए पैटर्न से रिप्लेस करना है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू, और इसको इस स्ट्रिंग के अंदर हम रीड करने की कोशिश करेंगे, और ओल्ड वाले पैटर्न को न्यू पैटर्न से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जब हम सब कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो सब कमांड हमारा स्ट्रिंग में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और जहाँ पे उसको पहली बार उसको पैटर्न मिल जाता है वो वहाँ पे रिप्लेस करेगा, और उसके बाद में स्ट्रिंग के बाहर आ जाएगा। और जो हमारा जी सब फंक्शन होता है अर्थात ग्लोबल सब्स्टिट्यूट, ये हमारा
उस स्ट्रिंग में आगे आता जाएगा और जब तक ये हमारा स्ट्रिंग पूरी ख़त्म नहीं हो जाएगी ये वहाँ तक पकड़ने की कोशिश करेगा और जहाँ जहाँ पर उसको हमारा ओल्ड पैटर्न मिल जाएगा वो वहाँ पे उसको न्यू पैटर्न से रिप्लेस कर देगा। तो ये फ़र्क होता है सब और जी सब में। और आपको याद होगा कि मैंने एक छोटा सा उदाहरण भी किया था। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया था, मिस्टर भाटिया इज़ द स्मार्ट वन एंड मिस्टर भाटिया इज़ फनी टू, और मिस्टर भाटिया को मैंने यहाँ पे 2 बार इस्तेमाल किया था और इसमें से मैंने मिस्टर भाटिया को हम प्रोफेसर बोस के नाम से रिप्लेस करना चाहते थे। तो जब मैंने किया सब्स्टिट्यूट तो ये इसने खाली बस मिस्टर भाटिया को पहली जगह पर जहाँ पर इनकाउंटर किया वहाँ पे उसने प्रोफेसर बोस कर दिया, लेकिन अगली जगह पे जहाँ पे मिस्टर भाटिया लिखा हुआ था वहाँ पर इसने उसको रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि इस जगह तक पकड़ने के बाद में हमारा सब कमांड इस स्ट्रिंग के बाहर आ गया था। लेकिन हमने जब जी सब का इस्तेमाल किया और इसी कमांड में, तो इसने 2 जगह पर जहाँ पे मिस्टर भाटिया लिखा हुआ था दोनों जगह पर इसने प्रोफेसर बोस से उसको रिप्लेस कर दिया। राइट, अब हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पर खाली हम फाइंड करने की बात करते हैं। तो आर में हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशंस को, रेगुलर एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग्स में ऑपरेट करने के कई सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे खाली अगर हम उसको मैच करने की बात करें, मैच करने का क्या मतलब है? पैटर्न को मैच करना। पैटर्न को मैच करने का मतलब ये होता है फाइंड, मतलब मैच द पैटर्न। और अगर हम कहते हैं से रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट, तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें से क्या करना है? पहले करना है फाइंड और फिर करना है उसको सब्स्टिट्यूट। राइट, ये फ़र्क होता है। तो इसी में जैसा मैंने रिप्लेसमेंट के बारे में तो पढ़ लिया है, उसी तरह से फाइंड करने के लिए, किसी पैटर्न को ढूंढने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके के कमांड होते हैं। एक होता है grep और एक होता है grepl। ये जो मेरा grep और grepl दोनों फंक्शंस होते हैं, इनका इस्तेमाल किसी पैटर्न को सर्च करने के लिए किया जाता है। कोई अगर मैंने कोई पैटर्न दिया है तो उसको ये सर्च करेगा और जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें उस पैटर्न को मैच करने की कोशिश करेगा। और जब तक और जहाँ तक आपको ये पता ही है कि जैसे यू सब और जी सब तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए होता है। ओके, यहाँ पर हम आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि यहाँ पे कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जिस तरीके से आपको याद होगा, सब और जी सब में मैंने बताया था कि सब का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, राइट, और जी सब का ग्लोबल सब्स्टिट्यूट। उसी तरीके से जब हम grep की बात करते हैं तो कभी कभी लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि ये जो हमारा rep है इसका मतलब है रिप्लेस। ऐसा इसका नाम है rep, कि लोगों को लगता है कि rep का मतलब है रिप्लेस, और जब हम अगर हम grep की बात कर रहे हैं तो ये हमारा ग्लोबल रिप्लेस हो गया। लेकिन ये गलत है। ये आप, इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा हुआ है कि आपको याद रहे, ये गलत है। यहाँ पे हम जब हम रिप्लेस की बात करते हैं तो हम इसको आर में सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, और जो grep हमारा है ये सिर्फ खाली फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए है बस। ओके, तो ये कभी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि हम grep कमांड से हम रिप्लेस कर रहे हैं या ये हमारा ग्लोबल रिप्लेस कर रहा है। ओके, अब हमको अगर अपने grep या grepl फंक्शन को अगर मुझको इस्तेमाल करना है तो उसका पैटर्न बहुत सिंपल है। इस कमांड को लिखिए grep और ब्रैकेट के अंदर आप उस पैटर्न को लिख दीजिए जिसको आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। ओके, और जब हमारा ये grep फंक्शन उस डॉक्यूमेंट में इस पैटर्न को सर्च करेगा तो मुझको जो आउटपुट मिलेगा उसमें से मुझको ये बता देगा, एक संख्या दे देगा 1 2 करके, जो भी हमारे आउटकम के उस पोजीशन को इंडिकेट करेगा कि दूसरी जगह पर अगर हमारा उत्तर आ रहा है 2, इसका मतलब है कि जो भी हमारा मैचिंग दूसरी जगह पर हो रही है। उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और होता है कि हम इसी आउटकम को ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो जब भी हमको अपना मैचिंग पैटर्न ट्रू और फॉल्स के संदर्भ में लेना होता है तो हम यूज़ करते हैं grepl। ओके,
इसमें से आपको जो भी उत्तर मिलेगा ये आपको ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में मिलेगा। और देखिए इसका अगर आप पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे काम करता है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने एक अपने नाम को ब्रेक कर दिया SHALABH, और मैंने यहाँ पे फंक्शन दिया grep से here a, मतलब कि अर्थात ये ढूंढिए कि इस स्ट्रिंग में हमारे कहाँ कहाँ पे a आ रहा है। तो ढूंढने के लिए सबसे पहले तो क्या करेगा हमारा R, हमारे जो भी स्ट्रिंग्स हैं उनको एक एड्रेस देगा। इसने इसको एड्रेस दे दिया, जो पहला वर्ड है इसको उसने दे दिया एड्रेस 1, दूसरे स्ट्रिंग को दे दिया एड्रेस 2, थर्ड एड्रेस जो हमारा थर्ड स्ट्रिंग है उसको दे दिया नंबर 3, और जो चौथी हमारी स्ट्रिंग है H उसको उसने एड्रेस दे दिया 4। ओके, अब जब हम इसमें से कहते हैं grep a, तो ये क्या करेगा, grep का मतलब है कि हमने R को बता दिया कि जो मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है आप उसको ढूंढने की कोशिश करिए। तो ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा। अब ये देखेगा कि स्ट्रिंग नंबर 1 में क्या कहीं पे A लिखा हुआ है, कह देगा नहीं, और फिर ये आगे आएगा, फिर देखेगा स्ट्रिंग नंबर 2 में कहीं A लिखा हुआ है, आंसर आएगा यस, यहाँ पे लिखा हुआ है A। फिर ये स्ट्रिंग नंबर 3 में आएगा और यहाँ पर ये देखेगा कि यहाँ A लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ A, तो ये बोल देगा हाँ यहाँ पर है। तो इसने देखिए क्या किया, अगर हम यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो ये जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये जब पहले नंबर पे आता है तो कहता है यहाँ पर A पैटर्न नहीं है, तो ये कह देगा फॉल्स। जब ये दूसरे पे आता है तो ये कह देगा कि यहाँ पर हमारा A है अर्थात ट्रू। फिर ये हमारा थर्ड स्ट्रिंग पे आता है तो ये कहता है कि यहाँ पे कोई हमारा A है, आंसर आता है यस, तो ये कह देता है ट्रू। और ऐसी जब ये हमारा चौथी स्ट्रिंग पर जब हमारा कंट्रोल आता है तो ये कहता है क्या यहाँ पे कोई A है, आंसर आता है नो, तो ये कह देगा फॉल्स, राइट। तो अब इसमें से और यहाँ पे कह देगा क्रॉस। अब हमारे पास इस उत्तर को जानने के लिए कि हमारा A कहाँ कहाँ पर है, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम उस स्ट्रिंग की जो पोजीशन है हम उसकी बात करें, जैसे अगर ये मुझको बता दे कि ये स्ट्रिंग नंबर 2 और 3 पर हमारा A है, अथवा दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि ये मुझको इसकी जो ट्रू और फॉल्स की बेसिस पे जो नंबर आया है उसके बारे में बता दे, कि मुझे बता दे कि यहाँ पे 2 जगह पे आपका ट्रू आया है और बाकी जगह पे आपका फॉल्स आया है। तो जहाँ पे आपका ट्रू आया है वहाँ पर आपका ये पैटर्न अवेलेबल है। और यही बात मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है, जहाँ पर मैं लिखता हूँ कि grep l रिटर्न ट्रू व्हेन अ पैटर्न इज़ फाउंड इन द कैरेक्टर स्ट्रिंग x, मतलब इस कैरेक्टर में ये आएगा और जहाँ जहाँ पे इसको पैटर्न मिलेगा वहाँ पर ये ट्रू ट्रू लिख देगा, और जहाँ पर पैटर्न नहीं मिलेगा वहाँ पर इसको ये फॉल्स लिख देगा। ओके, तो जो हमारा grep होता है ये हमारा जो पोजीशन नंबर है लाइक एस 2 3 वहाँ का आंसर देगा, और ये जो हमारा grep l है ये हमारा ट्रू के टर्म्स में हमको उत्तर देगा। ओके, यहाँ पर grep को हमको कैसे इस्तेमाल करना है इसके भी हम तो और डिटेल में बात करते हैं। तो grep के अंदर भी हमारा वही है, जैसे मैंने G सबको दिया था कि हम अपना grep लिखेंगे और इसके बाद हम अपना जो भी पैटर्न जिसको हम ढूंढना चाहते हैं उसको लिखेंगे, और उसके बाद किस स्ट्रिंग में हम इस पैटर्न को ढूंढना चाहते हैं उसको लिख देंगे। तो ये हमारा पैटर्न होगा grep, और पैरेंथेसिस में जो हमारी पहली जगह पहले स्थान पे हम जो भी लिखेंगे वो हमारा हरदम पैटर्न ही होगा, और दूसरे स्थान पे जो हम लिखेंगे वो हमारा हरदम वेरिएबल ही हमारा होगा। ओके, तो और इसका जो भी हमारा उत्तर आएगा ये एक हमारा इंटीजर वेक्टर के फॉर्म में आएगा, जहाँ पर हमारे जो इंटीजर्स होंगे, नंबर्स होंगे, वो हमारे स्ट्रिंग की पोजीशन है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। ओके, और इसके साथ ही आप अगर देखेंगे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि grep फंक्शन में अगर हमारा एक पैरामीटर होता है वैल्यू, VALUE, अगर हम इस वैल्यू को अगर हम ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर इसको अगर हम ट्रू और फॉल्स करेंगे तो भी हमको यही उत्तर मिल जाएगा। जहाँ पर मैंने आपको अभी ये बताया है कि यहाँ पे अगर आप खाली grep करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो आपको इंटीजर के टर्म्स में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, और यहाँ पे आपको यही उत्तर मिलेगा जो हमने grep पैटर्न x के थ्रू पहले निकाला था।
राइट। ओके, अब इसको ट्रू करने पे क्या होगा ये हम आपको उदाहरण करके दिखाते हैं तो आपको जल्दी आसानी से समझ में आएगा। तो हम देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसका मैंने नाम दिया है str, और इस स्ट्रिंग में मैंने 3 स्ट्रिंग्स को कंबाइन किया है। पहली स्ट्रिंग हमारी है आर कोर्स, दूसरी स्ट्रिंग है असाइनमेंट्स और तीसरी स्ट्रिंग हमारी है इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ आर लैंग्वेज। ओके, अब हम जरा सा यहाँ पे 2 बातें करते हैं। पहली बात तो ये है, ये जो 3 स्ट्रिंग हैं इनकी लोकेशन क्या है, इनका एड्रेस क्या है। तो जैसे आर कोर्स हमारा पहला स्ट्रिंग है तो इसको हम दे देते हैं नाम नंबर 1, इसकी पोजीशन क्या है, नंबर 1 पे है। फिर हमारा है असाइनमेंट, ये हमारा नंबर 2 पे है। और थर्ड हमारा क्या है, थर्ड स्ट्रिंग इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ आर लैंग्वेज, ये हमारा थर्ड नंबर पे है, नंबर 3 पे है। इसके साथ में इसकी देखिए एक चीज़ और भी है कि इनकी अपनी वैल्यू है। अगर हम आपसे ये कहें कि 2 नंबर स्थान पर कौन सी स्ट्रिंग है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, असाइनमेंट्स। तो अब हम जब अपने इस आउटकम की बात करते हैं तो हमारे पास आउटकम लेने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम इसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, उसकी लोकेशन जान सकते हैं। जैसे कि मैंने कह दूं कि 2 नंबर पर हमारा जो भी सर्च पैटर्न हमारा अवेलेबल है, और या हम कहें कि नहीं, ये जो हमारा स्ट्रिंग है जिसका नाम है असाइनमेंट्स, यहाँ पर हमारा आउटकम अवेलेबल है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं और इन्हीं दोनों ऑप्शंस को हम, ये जो मैंने ऑप्शन लिया है वैल्यू इक्वल टू फॉल्स, इससे हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। राइट। ओके, चलिए हम इसमें से ढूंढते हैं कि हम कमांड यूज़ करते हैं grep, और हम यहाँ पे पैटर्न हम ढूंढते हैं as, और फिर हम इस बताते हैं कि जो as कहाँ पे ढूंढा जाना है, str स्ट्रिंग है जो उसके अंदर ढूंढा जाना है। अब जरा सा आप ध्यान दीजिए कि हमारा r कैसे काम करेगा। r हमारा इस str स्ट्रिंग पर आता है और ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसको देखिए यहाँ पे कहीं भी as नहीं मिला, और फिर जब ये स्ट्रिंग नंबर 2 में एंटर करता है तो उसको देखिए यहाँ पे as मिल गया। तो इसने कहा यहाँ पे आपके पास as अवेलेबल है। इसके बाद ये फिर से आगे बढ़ता है और इसको अंत तक आते आते कहीं पर as नहीं मिलता है, as। तो अब ये मुझको क्या उत्तर देगा, इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो ये मुझको बता देगा कि आपकी str नाम की स्ट्रिंग में 2 नंबर पोजीशन पर जो भी स्ट्रिंग है वहाँ पर आपका ये पैटर्न मैच हो रहा है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे ये बता देगा आपकी str स्ट्रिंग में असाइनमेंट्स नाम का जो भी आपका एक स्ट्रिंग है उसमें से आपका पैटर्न मैच हो रहा है। ओके, अब जब हम यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करते हैं वैल्यूज इक्वल टू फॉल्स, तो ये जो हमारा आउटकम आएगा ये हमारा 2 आता है। अर्थात ये मुझको ये जो 2 लोकेशन है इसके बारे में बता रहा है कि str स्ट्रिंग में 2 नंबर की लोकेशन पर जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर आपका पैटर्न जो आप ढूंढना चाहते हैं वह मैच हो रहा है। ओके, और यही हमारा डिफ़ॉल्ट भी होता है जो मैं आपको बता रहा था। अर्थात कि आपको देखिए इसी कमांड को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं और हम यहाँ पर आगे इसके आगे मैं वैल्यू को नहीं लिखता अगर हूँ, तो ये हमारा r कमांड grep फंक्शन में वैल्यू इक्वल टू फॉल्स को डिफ़ॉल्ट ले लेता है और आपको वही उत्तर मिलेगा जो आपको पहले मिला है। राइट। अब हम इसमें से ज़रा सा इसको ट्रू करते हैं और हम देखते हैं कि grep फंक्शन में अगर हम वैल्यू इक्वल टू ट्रू करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही स्ट्रिंग ली हुई है और यहाँ पर मैंने कर दिया grep as str, लेकिन वैल्यू मैंने कर दी t अर्थात ट्रू। तो ये देखिए जो हमारा उत्तर आया ये असाइनमेंट आ गया। ये असाइनमेंट्स कहाँ से आया, इसने मुझे बताया कि यहाँ पर जो आपने 2 नंबर की पोजीशन पर आपकी ये मैचिंग हो रही है और 2 नंबर की पोजीशन पर जो भी आपका स्ट्रिंग है उसका नाम असाइनमेंट्स है। राइट। या ऐसा भी कर सकता है कि वो हमारा इसी स्ट्रिंग में हमारा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यहाँ पे देखता है कि इसको कोई as नहीं मिला और जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो इसको यहाँ पर s मिल जाता है as, और फिर ये आगे आता है यहाँ पे इसको कोई as नहीं मिलता है। तो ये कह देता है कि ठीक है, इसमें से आपका जो असाइनमेंट्स नाम का जो भी स्ट्रिंग है, असाइनमेंट नाम की स्ट्रिंग, वहाँ पर आपका पैटर्न मैच हो रहा है और ये आपको उत्तर दे देता है। ओके, तो ये आपको
फाइंड करने का काम कर रहा है। और देखिए ये इसकी स्क्रीनशॉट है। अब हम एक काम करते हैं, ज़रा सा इसी काम को हम अपने R कंसोल में करने की कोशिश करते हैं। राइट, हम इस स्ट्रिंग को देखिए हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपकी हो गई। अब हम इसमें से सबसे पहले आपको हम इस वैल्यू को फॉल्स करके दिखाते हैं। ग्रेप के अंदर मैंने कोई पैटर्न लिया और इसके अंदर मैंने कर दिया वैल्यू इक्वल टू फॉल्स। ओके, अब इसी में अगर हम इसको मान लिए ट्रू कर दें तो देखिए क्या होगा, ये हमको दे देगा असाइनमेंट्स। ओके, और अगर हम इसमें से वैल्यू को हटा देते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा कौन सा उत्तर आएगा। ये देखिए आ रहा है 2। इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ग्रेप के अंदर वो है वैल्यू इक्वल टू फॉल्स। और इसी तरीके से आप इस स्ट्रिंग में आप अगर कुछ और अगर ढूंढना चाहेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम कहें आपको ढूंढना है सपोज CL, ढूंढते देखिए कहाँ पे है, तो ये कह रहा है ये 3 नंबर की स्ट्रिंग में है, 3 नंबर की स्ट्रिंग में है। या हम अगर इसकी वैल्यू को अगर हम ट्रू कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कहाँ पे है, इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ आर लैंग्वेज, इस स्ट्रिंग में। अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि CL कहाँ लिखा हुआ है। आप देखिए ये लिखा हुआ है CL, ये आगे भी हो सकता है लेकिन ये काम आपको यहाँ पे खुद ब खुद ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ ऐसा है तो आप इस स्ट्रिंग को भी आप एक हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग मैंने डिफ़ाइन करी है, हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इस तरह का पैटर्न कहाँ पर आ रहा है। राइट, तो देखिए अब आप इसी कमांड को आप अगर यूज़ करोगे तो देखिए इसने आपको बता दिया कि जो आपका CL आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, इंक्लूड। राइट, तो ये आपकी इच्छा होती है, आपकी आवश्यकता होती है कि आपकी प्रोग्रामिंग में आपको क्या आपकी उसकी आवश्यकता है। ओके, अब हम चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम 2 स्ट्रिंग लेते हैं और दोनों स्ट्रिंग को हम आपस में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें से हम अपना रेफ फंक्शन लगाएंगे, ग्रेप फंक्शन लगाएंगे। तो क्या करते हैं, चलिए हम यहाँ पे 2 स्ट्रिंग लिखते हैं। ये देखिए X और Y, ये आपकी देखिए पहले वाली स्ट्रिंग तो है। ये यहाँ पर मैंने लिखा है X R कोर्स 01.06/2020 और दूसरी स्ट्रिंग में लिखा हुआ है मैंने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स :50। ओके, अब हम ये दोनों स्ट्रिंग को X और Y को हम आपस में कंबाइन करते हैं और एक मैंने स्ट्रिंग तैयार कर ली CXY। तो CXY को आप अगर देखोगे तो देखिए ये ऐसे आ गई। यहाँ पर ये जो हमारी पहली स्ट्रिंग है इसकी पोजीशन क्या है, नंबर 1, और दूसरी स्ट्रिंग है इसकी पोजीशन क्या है, नंबर 2। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी ज्वाइन करी हुई स्ट्रिंग आई है CXY, इसके अंदर हमारा OUR कहाँ पे है, आवर। आप देखिए अगर पहली निगाह से देखिए तो आपको इन 2 X और Y में आपको कहीं आवर नहीं दिखाई पड़ रहा। ये तो लिखा हुआ है R कोर्स 01.06/2020 और फिर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स :50। इसमें तो देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ है OUR। OUR का मतलब होता है आवर, मतलब हमारा। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हो और जब R में आप उसको करने की कोशिश करते हो तो ये आपको उत्तर दे रहा है ग्रेप और आपने डबल कोर्स में लिख दिया OUR और कहाँ पे सर्च करना है, CXY में आपको उत्तर दे रहा है 1। ये 1 नंबर स्ट्रिंग में आवर कहाँ गया, आप अगर ध्यान दीजिए तो आपने लिखा है कोर्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवर। तो ये देखिए एडवांटेज होता है सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का। अगर आपने सॉफ्टवेयर को सही कमांड दिया है, सही लॉजिक दिया है तो ये आपको सही उत्तर देगा। ओके, और ऐसे ही आप अगर यहाँ पे एक और उदाहरण लेते हैं कि आप इसी में आप अगर ढूंढते हो कि NUM कहाँ लिखा हुआ है तो ये आपको उत्तर देता है 2। राइट, अब आप देख लीजिए 2 नंबर की स्ट्रिंग कौन सी आपकी है, देखिए ये लिखा हुआ है num Y में। राइट, अब इसको ज़रा सा हम पहले R कंसोल में करके देख लें, फिर हम इसमें आगे की बात करते हैं। तो मैंने इन 2 स्ट्रिंग्स को कॉपी कर लिया, ये हमारी आ गई X, ये हमारी आ गई Y। और मैंने देखिए इनको अगर मैंने CXY के नाम से मैंने इसको कंबाइन किया CXY करके तो देखिए ये हमारा 2 स्ट्रिंग्स आ गई। राइट, और इसी में आप अगर देखना भी चाहोगे ना CXY 1 करोगे तो देखिए आपको पहली स्ट्रिंग मिल जाएगी और अगर आप CXY 2 करोगे तो आपको दूसरे नंबर पे जो स्ट्रिंग है वो आपको मिल जाएगी। अब हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे अपना आवर और नम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कह दिया नम, देखिए आपको बता रहा है कि
2 नंबर की जगह पर है, यहाँ पे आपको मिल गया नम। और इसी में अगर हम कर देंगे अवर, तो देखिए क्या होता है, इसने आपको बता दिया ये पहली नंबर की जगह पर है। अब साथ में चलिए हम एक काम करते हैं, हम इसी में हम जो आपने लिखा ना ये NUM या OUR, हम इसकी स्पेलिंग को चेंज करते हैं और इसको हम O को हम कर देते हैं कैपिटल। फिर देखिए क्या होता है, ये देखिए कह रहा है नहीं इंटीरियर 0, अर्थात ये कहीं नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी सर्च हो रही है ये आपकी केस सेंसिटिव है। जो आपने स्मॉल दिया है वो आपका स्मॉल से मैच करेगा और जो कैपिटल दिया है वो आपका कैपिटल से मैच करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने जब लिया था NUM तो उसने आपको बता दिया ये 2 नंबर की जगह पे है, लेकिन आप यहाँ पे कैपिटल N को स्मॉल n कर दीजिए। तो देखिए कहता है कि नहीं ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, और इसी के अंदर अगर हम आपको इसी कमांड में अगर हम आपको वैल्यू की अगर हम बात करें अगर हम आपसे, तो देखिए क्या आपको मिल जाएगा, वैल्यू इक्वल टू ट्रू। तो देखिए ये आपको बता देगा कि ये नम कहाँ पे है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में है, राइट। और उसी तरीके से जो हमने आवर लिया हुआ है इसके भी अंदर अगर हम मान लीजिए अगर हम इसकी बात करते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, तो देखिए आवर बता देगा आवर कहाँ पे आ रहा है आपका, ये आपका आर कोर्स इस वाले में आ रहा है। आपको अगर इसको अगर और रिफाइन करना है तो आप आर कोर्स और जो ये तारीख लिखी इसको आप 3 अलग अलग स्ट्रिंग में आप अगर डिवाइड कर लेंगे तो आपको और फाइन आंसर मिल जाएगा। और ये देखिए ये इसी काम का जो अभी आपको मैंने करके दिखाया ये उसका स्क्रीनशॉट है। ओके, अब हम आगे आते हैं। अब हम आपको इसी में grep_l फंक्शन जो हमारा था उसके बारे में हम आपको करके दिखाते हैं। आपको देखिए पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, पैटर्न आपका कैसे होता है। हम अगर कोई भी पैटर्न अगर हम लेते हैं तो उसमें से हमारा जो भी पैटर्न है वो डिफरेंट स्ट्रिंग्स के अंदर जाता है। और जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम तो जैसे हम इस उदाहरण की बात अगर करते हैं तो देखिए हम इस उदाहरण में पहले आपको grep_l का इस्तेमाल बताते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कहा OUR, तो ये क्या करेगा, ये CXY के अंदर आएगा क्योंकि CXY आपने यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ से चलेगा आगे। इसको यहाँ पे इनकाउंटर हो गया OUR से, जो अपने पैटर्न इसका मैच हो गया। तो इसने बता दिया आपको कि यहाँ पर आपका पैटर्न है और फिर ये आगे बढ़ता है और यहाँ तक देखता है यहाँ पे इसका कोई पैटर्न नहीं है। अब इसके पास जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको आपको उत्तर देने के 2 तरीके हैं कि या तो ये बता देगा कि इसकी हमारी पोजीशन नंबर 1, इसकी पोजीशन है नंबर 2, तो आपको ये बता देगा कि ये नंबर 1 पोजीशन पर है, या ये आपको बता देगा कि इस स्ट्रिंग का नाम क्या है, R कोर्स 0106 2020, या ये आपको बता देगा जब ये 1 पे आता है और जब इसको पहली बार यहाँ पे पैटर्न मैच हो जाता है यहाँ पर ये लिख देगा ट्रू, अर्थात पैटर्न मैच हो गया। और जब ये आगे आएगा और जब ये दूसरी स्ट्रिंग में आता है तो यहाँ पे इसका पैटर्न मैच नहीं होता है और यहाँ पे लिख देगा फॉल्स। तो आपको जो दूसरा उत्तर है आपको ऐसा भी तो मिल सकता है, ट्रू और फॉल्स। अब ये आपको समझना है कि ये जो ट्रू है ये आपकी पहली स्ट्रिंग की पोजीशन में है और फॉल्स आपका दूसरी स्ट्रिंग की पोजीशन पे है। तो ये भी आपको वही उत्तर दे रहा है, लेकिन इसका उत्तर देने का मेथड फ़र्क है, अप्रोच अलग है। ये आपको ट्रू फॉल्स के टर्म्स में दे रहा है, लॉजिकल के टर्म्स में। अब ये तो जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे देन आपकी जब आवश्यकता आएगी, कहीं पर आप इसको ट्रू के फॉर्म में करना चाहते हो, कहीं पे आप इसको फॉल्स के फॉर्म में करना चाहते हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और आप अगर अपने पहले के जो हम लोग ने लेक्चर्स किए हैं और वहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा जोड़ने की और सोचने की कोशिश करोगे तो grep_l फंक्शन के आपको बहुत सारे इस्तेमाल भी दिखाई पड़ेंगे। आपको याद है एक हम लोग ने इस तरह का कमांड किया था जहाँ पे लिखा था x ग्रेटर देन 5। तो ये क्या करता था कि अगर हमारा कोई डेटा वेक्टर x है, इसका उत्तर हमारा ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में आता था, और जब हम बाहर इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इस वेरिएबल का नाम लिख देते थे तो ये मुझको इसके अंदर कितने ट्रू हमारे ऑपरेटर्स आए हैं इसकी संख्या बता देता था और उसकी लोकेशन बता देता था कि ये कहाँ पे हमारा ट्रू आया है, राइट। तो grep_l का जो हमारा आउटकम है ये हमारा ट्रू फॉल्स के टर्म्स में तो आ रहा है। तो ये भी मुझको अगर हमारा कहीं पे अकरेंस
एक बार से ज़्यादा बार में हो रहा है तो जी रेप एल तो हमको उसको ट्रू फॉल्स के बताएगा, लेकिन उसके साथ में अगर हम वेरिएबल को इस्तेमाल कर लेंगे तो ये हमको जहाँ जहाँ पे हमारा सर्च हो रहा है, जहाँ जहाँ पे हमारा पैटर्न मैच हो रहा है, उसके बारे में एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देगा। अब ये तो देखिए, इसकी एक ही काम को करने के हमारे भिन्न भिन्न लॉजिक होते हैं और इन लॉजिक का हम इस्तेमाल जब हमारी आवश्यकता आती है, आवश्यकता अनुसार हम करते हैं। लेकिन मेरा काम यहाँ पे ये है कि इन सारे लॉजिक को आपको बताना। ओके, तो जो हमारा जी रेप एल फंक्शन है ये भी हमारा सर्च करने के काम आता है और ये हमारा पैटर्न मैच करता है। और ये पैटर्न कैसे मैच करता है, हम इसमें पैरेंथेसिस के अंदर जो भी अपना हम कैरेक्टर देंगे, एक हम पैटर्न देंगे, वो इस जो हमारे दिए हुए स्ट्रिंग में आगे बढ़ता जाएगा और जहाँ पर इसका हमारा पैटर्न मैच होगा वहाँ पर वो उसका उत्तर मुझे एक लॉजिकल वेक्टर के फॉर्म में देगा, जो हमारा ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में होगा। आपको याद होगा ट्रू और फॉल्स हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ओके, अब इस जी रेपल फंक्शन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसको भी इस्तेमाल करने का तरीका हमारा पहले जैसा ही है। हम बस लिख देंगे जी रेप एल और इस पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे पैटर्न। पैटर्न मतलब कि जो हम ढूंढना चाहते हैं। राइट, और हम इसके बाद लिख देंगे x, अर्थात कि जो हम पैटर्न जो हम कहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, हम इसको x में ढूंढना चाहते हैं। राइट, और ये आपको हरदम यहाँ पे याद रखना है कि जब भी आपका उत्तर आएगा ट्रू, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर पैटर्न मिल गया है, अर्थात जो भी आपका मैचिंग है जो आपने दिया हुआ है, मैचिंग इज सक्सेसफुल। ये आपको ध्यान रखना है। और जहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स का मतलब है कि देयर इज नो मैचिंग। नो मैचिंग का क्या मतलब है कि आप जिस शब्द को, अक्षर को, सिंबल को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो उस स्ट्रिंग में नहीं है। ओके, अब हम देखिए यहाँ पे एक छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने अभी लिया था। मैंने अपनी एक स्ट्रिंग बनाई थी str और इसके अंदर हमारी 3 स्ट्रिंग थी। एक थी हमारी r कोर्स, दूसरी थी हमारी असाइनमेंट्स और तीसरी हमारी थी इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ r लैंग्वेज। और इस स्ट्रिंग पर हम अपने पहले वाले कमांड को ही एग्जीक्यूट कराते हैं, grepl, और पैरेंथेसिस में हम लिख देते हैं as, अर्थात कि इसमें से हमको ढूंढ के बताओ कि as कहाँ पर है, और आगे हम लिखते हैं अपना स्ट्रिंग का नाम str। अब देखिए इसका जो आउटकम आएगा, देखिए ऐसा आ जाएगा, फॉल्स टू फॉल्स। ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये जैसे ही आपने कहा grepl इस str फंक्शन के अंदर आता है और इसमें से इसने देखा कि हमको क्या काम करना है। फिर ये वापस आया, इसने देखा कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है पैटर्न as, ये हमको इस str फंक्शन में ढूंढना है। तो ये str फंक्शन में ये as पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करता है। देखिए ये आगे बढ़ा, पहली स्ट्रिंग पे आया, इस पहली स्ट्रिंग में इसको कोई भी as से मैचिंग नहीं मिला तो इसने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। फिर ये आगे बढ़ता है और ये दूसरी स्ट्रिंग में आता है, तो दूसरी स्ट्रिंग में इसको देखिए यहाँ पे मिल गया as, अर्थात इसका जो पैटर्न था वो यहाँ पर मैच हो गया और यहाँ पे इसने लिख दिया ट्रू। फिर ये आगे आता है और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड, यहाँ पे कोई एस नहीं है। फिर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ भी कोई एस नहीं है। लिखा है ऑफ, यहाँ भी कोई एस नहीं है। फिर लिखा है आर, यहाँ भी कोई एस नहीं है। और फिर हमारा आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर भी देखिए कहीं एस नहीं लिखा हुआ है, तो ये कहता है कि थर्ड पोजीशन पर जो भी हमारी स्ट्रिंग है वहाँ पर एस की मैचिंग नहीं हो रही है, अर्थात हमारा उत्तर आ जाएगा फॉल्स। और यही जो हमारे देखिए ट्रू फॉल्स है वो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। और आप इसको आर में करोगे तो देखिए आपको यही आपको आउटकम मिलेगा। ये आपका स्क्रीनशॉट है। तो क्यों ना चलिए एक बार हम आर में इसको ट्राई करके देखते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं। राइट, देखिए ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। इसमें देखिए 1, 2 और
3 देखिए आपके आ गए। अब आप अगर इसको क्रॉस चेक भी करना चाहो, देखिए स्ट्रिंग में जो पहले नंबर पे क्या है इंक्लूड, स्ट्रिंग में दूसरे नंबर पे क्या है असाइनमेंट्स, और स्ट्रिंग में थर्ड नंबर पे क्या है आपका इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ आर लैंग्वेज। अब आप यहाँ पर देखिए करते हो grepl, और आप इसको जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो ये आपको देता है फॉल्स ट्रू फॉल्स। राइट, अब हम देखते हैं क्या इसके अंदर जैसा मैंने पहले किया था वैल्यू, क्या ये काम करता है। चलिए हम ट्राई करते हैं, मेरे को भी नहीं पता। चलिए पहले यहाँ पे करते हैं फॉल्स, इसने तो काम नहीं किया। फिर हमने इसको कर दिया ट्रू, इसने काम नहीं किया। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता था कि grep और grepl आपको दोनों फंक्शन एक से ही लगते हैं, लेकिन ये दोनों का पैटर्न अलग अलग है। यहाँ पर हमारा जो वैल्यू का जैसे ऑप्शन है ये काम नहीं करता है, जो आपको पहले बार में आपको एक शायद भ्रम लगा होगा कि यहाँ पर भी हम वैल्यू को कर सकते हैं। लेकिन आप ही सोचिए कि वैल्यू यहाँ पे कैसे काम करेगा। राइट, इसका कोई मतलब है? ये तो खुद ही गलत हो जाएगा कि जहाँ पे हम उसको लॉजिकल ऑपरेटर चाहते हैं तो वहाँ पर वैल्यू हमको उसका लॉजिकल ऑपरेटर की कैसे वैल्यू देगा? वो तो खाली दो ही वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ओके, अब हम चलिए एक और इसी चीज़ को हम अपने जो पहले वाला हमारा उदाहरण था हम उसमें करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या अंतर आता है। मैंने ये दो स्ट्रिंग ली थी x और y। x हमारा क्या था r कोर्स 01.06.2020 और y क्या था नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कोलन 50। और इन दोनों स्ट्रिंग को मैंने कंबाइन कर दिया है cxy से। ओके, तो आपका पहला आपका क्या हो गया r कोर्स जो भी आपकी पहली स्ट्रिंग थी और दूसरे नंबर पे आपकी दूसरी स्ट्रिंग आ गई। अब हम इस कंबाइंड स्ट्रिंग के अंदर हम देखते हैं कि क्या हमारा नम आ रहा है। अब आपको पता है कि इस सवाल को कैसे ऑपरेट करना है। आप देखिए, आप इसमें से ढूंढने की कोशिश करिए। तो हमारा आर कैसे काम करेगा, ये हमारा ये grepl कमांड हमारा इसके अंदर आएगा। सबसे पहले देखा गया कि हमको क्या ढूंढना है। आपने उसको डबल कोर्स में दिया है तो उसने इसको पकड़ लिया, NUM का हमको पैटर्न ढूंढना है। कहाँ पे ढूंढना है? CXY में ढूंढना है। तो देखिए ये CXY में ऊपर आता है और ये ढूंढने की कोशिश करता है। उसको देखिए यहाँ पे NUM कहीं नहीं मिला। R कोर्स 01062020 में कहीं भी NUM का पैटर्न नहीं है। फिर ये तो ये यहाँ पर लिख देता है फॉल्स, अर्थात कि स्ट्रिंग नंबर 1 में NUM का पैटर्न नहीं पाया गया। फिर ये आगे बढ़ता है। अब जैसे ही ये दूसरी नंबर की स्ट्रिंग में आता है तो इसको यहाँ पे देखिए NUM मिल जाता है। फिर ये आगे बढ़ता है, इसको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है तो ये यहाँ पर लिख देगा ट्रू, अर्थात कि जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग है वहाँ पर हमारा कैपिटल NUM का पैटर्न मैच हो गया है। और यही उत्तर देखिए उसने आपको यहाँ पर फॉल्स और ट्रू के संदर्भ में दिया है। राइट, चलिए इसको एक बार हम आर कंसोल में भी करके देखते हैं। तो देखिए ये आपकी हो गई x, ये आपकी हो गई y। आपने दोनों को कंबाइन कर दिया cx, y। राइट, अब अगर आप इसमें CXY में पहली पोजीशन पे देखेंगे तो आपको जो पहली स्ट्रिंग मिल गई और दूसरी पोजीशन पे आप अगर देखोगे तो आपको दूसरी स्ट्रिंग मिल गई। ओके, अब आप जरा सा इस वाले अपने कमांड को देखने की कोशिश करिए। राइट, इसने आपको देखिए क्या कह दिया, फॉल्स एंड ट्रू। और आप अगर चाहें तो आप इसका जो आउटकम आए ना इसको आप एक नए वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। और ये आप ये पहले भी वाले जो जितने भी मैंने ऑपरेशंस किए हैं वहाँ भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए मैंने इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका मैंने नाम दे दिया z। राइट, अब अगर मान लीजिए आपने ये ऑप्शन दे दिया तो आपको z का आउटकम क्या आ गया, फॉल्स और ट्रू। राइट,
इसमें से अगर आप ये भी देख सकते हैं कि आपका, अगर हम आपको ये z का आउटकम नहीं बताते हैं, अगर आप ये भी देखना चाहें कि आपका दूसरे पोजीशन पे आपकी z की क्या वैल्यू आई थी, ये आपको बता देगा ट्रू। और अगर आप पहली पोजीशन पे आप इसकी वैल्यू को देखना चाहें तो आप दे दीजिए z और स्क्वायर ब्रैकेट में दे दीजिए 1, ये आपको बता देगा फॉल्स। अर्थात कि z में हमारे पास पहली पोजीशन पे फॉल्स और दूसरी पोजीशन पे हमारा ट्रू आया है। लेकिन मुझको तो नहीं पता कि आपके z में कितने स्ट्रिंग्स थे, आप एक समय के लिए मान सकते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी Z3 तो देखिए क्या आ जाएगा NA। NA का क्या मतलब है कि आपके Z में खाली 2 ही स्ट्रिंग्स हैं, 2 ही एड्रेसेस हैं। 2 स्ट्रिंग हैं तो 2 एड्रेसेस हैं, हर एक स्ट्रिंग को उसने एक इंडेक्स के थ्रू एड्रेस देने की कोशिश की है। जैसे 2 स्ट्रिंग थी तो उसने कहा दिया 1 और 2। अगर यहाँ पे 3 स्ट्रिंग होती तो डेफिनेटली ये आपका कुछ और हो गया होता। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं, देखिए एक आप यहाँ पर एक आप जो यहाँ पे आपने CXY लिया हुआ था, आप यहाँ पे एक और स्ट्रिंग को ऐड कर दिए। मैंने यहाँ पे कर दिया 6 + 9, राइट। अब देखिए आपकी क्या हो गई, आपकी हो गई, आपकी यहाँ पे 3 स्ट्रिंग हो गई, राइट, लाइक दिस 2 और दूसरा आपने कह दिया 6 + 9। अब अगर यहाँ पर आप अगर ये z वाला कमांड आप अगर चलाते हो तो देखिए क्या आ गया, z में अब आपका आ गया फॉल्स एंड ट्रू। लेकिन ये तो पहले वाले में आ गया, आपको तो उसको नए वाले में करना था, तो आपने यहाँ पे इसी में ऐड कर दिया, सी हियर 6 + 9, राइट। अब देखिए आपका z का क्या आ गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स। आपको मैं यही दिखाना चाहता था कि पुराने वाले CXY में जब आपने अगर एक स्ट्रिंग और अगर ऐड कर दी तो आपको यहाँ पे ये मिल गया। अब अगर यहाँ पर आप अगर Z3 की वैल्यू को देना चाहेंगे तो देखिए आपको फॉल्स मिल जाएगा। तो ये आपको केयरफुल रहना है कि कभी आप अगर, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि यूजुअली आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे तो डेटा कलेक्शन आपका काम नहीं होता है, डेटा आपके पास कहीं और से आएगा। और जब आपके पास डेटा आता है तो डेटा को समझने के लिए आपको ये सारे ऑपरेशंस पहले से करने होते हैं। ओके, अब हम एक और छोटे से फंक्शन की बात करते हैं, ये है EVAL। जैसा आपको नाम से प्रतीत हो रहा है, इसका हमारा फुल फॉर्म होगा इवैल्यूएट्स, राइट। फिर क्या करेगा, ये एक हमारा एक्चुअली में खास तरीके का ये इवैल्यूएशन करता है। इसको आपको उदाहरण के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया EVAL और पैरेंथेसिस में मैंने लिख दिया 2 हैट 3 हैट 5, अर्थात आपको हैट का मतलब पता है 2 raised power of 3 raised power of 5। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 256। ओके, तो ये आपको मैं आर में करके दिखाऊंगा, लेकिन हम जरा आपको कुछ और करके यहाँ पे दिखाना चाहते हैं साथ में, इसके पहले कि मैं आगे आऊँ। अगर हम eval के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम एक स्ट्रिंग को लिखेंगे, और जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए हुए हैं 9 और 8। अगर हम 8 और 9 को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 17। तो अगर मैंने इसको डबल कोट्स में दिया हुआ है तो ये इसका इवैल्यूएशन नहीं करेगा और ये हमको स्ट्रिंग की तरह ही इसको यहाँ पे आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर हम इसको eval 9 + 8 करेंगे तो ये हमको इसका उत्तर दे देगा। तो ये एक, आप अगर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह के ऑपरेशंस आपने पहले भी बहुत बार किए हैं और इसको आप आराम से कर सकते हो। अगर आप 9 + 8 को आप अगर सिंपल भी आर कंसोल में ऐड करोगे तो भी 17 आएगा, और अगर आप इसको डबल कोट्स में दोगे तो आपका कैरेक्टर के फॉर्म में आएगा। लेकिन इस तरह के जो हमारे कमांड्स होते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं और उसकी अगर मुझे रिपोर्ट लिखनी होती है तो उसमें ये बहुत सहायता करते हैं। जैसे आपने अपनी गणित की बुक में अक्सर देखा होगा कि ऐसा लिखा होता है, द सम ऑफ 9 + 8 = 17। तो आप क्या चाहते हो कि 9 और 8 आपका क्या बोलते हैं ऐसे ही आए, या इससे अच्छा आपको मैं उदाहरण कह सकता हूँ। अगर आपको सिंपल टाइप करना है 9 + 8 = 17, राइट।
तो आप कैसे करोगे? आप अगर आर कंसोल में आप अगर 9 + 8 करोगे तो जैसे ही करोगे तो आपका 17 आ जाएगा। आप उसको जैसे ही मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करोगे, तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं eval डबल कोट्स में 9 + 8 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम कर सकते हैं यहाँ फिर से eval 9 + 8, राइट। इस तरह के जो भी हमारे उपयोग होते हैं वहाँ पर ये हमारा काम आता है। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अक्सर इस्तेमाल होता है। हाँ, इसको हम चलिए पहले आपको आर कंसोल में करके दिखाते हैं। ओके, तो देखिए अब सिंपल लिखते हैं eval 2 hat 3 hat 4, तो देखिए आपको दे देगा ये वैल्यू, राइट। आपको जो भी कुछ करना है आप यहाँ पे कर लीजिए eval, आप एक 1 + 2 कर लीजिए तो आपको देखिए क्या दे देगा 3। लेकिन अगर आप eval को आप अगर डबल कोट्स में अंदर आप अगर नंबर को लिखेंगे तो ये आपको दे देगा 1 + 2। और उसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। हमने यहाँ पे अगर मुझको टाइप करना है कि 9 + 8 = 17 ऐसे करके, तो इसको हम eval करके डबल कोट्स में लिख देंगे 9 + 8 = 17। बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन जब आप आगे प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको कभी कभी इसका इस्तेमाल पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, और जो बहुत आवश्यक है कि eval से हमारा होता क्या है, राइट। और उसके साथ में हमारा एक और फंक्शन होता है पार्स, PARSE। ये जो पार्स होता है ये हमारा स्ट्रिंग का जो भी मोड होता है उसको वो बदल देता है। जैसे कि अगर हम कहें यहाँ पे कि eval और आपने यहाँ पे लिखा है डबल कोट्स में 9 + 8, तो ये आपका क्या होगा 9 + 80 होगा। ये आपका क्या है, कैरेक्टर है, तो मुझे पता है सभी को। इसका अगर आप मोड निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैरेक्टर मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने इस eval या जो आपने ये जो फंक्शन लिखा हुआ है eval, और जहाँ पर आपने 9 और 8 को डबल कोट्स में करके दिया हुआ है, वहाँ पर आप अगर पार्स फंक्शन का इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि आप लिखिए टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स में 9 + 8 और उसके साथ में लिखिए पार्स, और अब आप देखिए पास करने से क्या हो जाएगा, और फिर से आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आपको ये 9 + 8 सम होकर के मिल जाएगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि ये जो पार्स फंक्शन था इसने जो eval फंक्शन का मोड था उसको बदल दिया, और इसने जो आपका यहाँ पे स्ट्रिंग, आपका इसका मोड क्या था, स्ट्रिंग एक मतलब कैरेक्टर था, ये स्ट्रिंग आपका है तो कैरेक्टर है ये, लेकिन इसने इसको कैरेक्टर को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके इसने इसको सम कर दिया 17, राइट। और अगर आप साथ में जो आपने ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ है पार्स टेक्स्ट 9 + 8, इसका अगर आप मोड देखोगे तो आपको ये मिलेगा एक्सप्रेशन, राइट। अर्थात कि ये एक्सप्रेशन है मोड, जैसे आपने न्यूमेरिक कैरेक्टर किए थे उसी तरीके से ये देखिए ये भी है। अब हम ज़रा सा इस कमांड को अपने आर कंसोल में करके देखते हैं, और ये आप देख सकते हो कि ये सी का स्क्रीनशॉट भी है। ओके, चलिए हम पहले इसको करते हैं यहाँ पर। तो देखिए जैसे आपने देखिए ये वाला फंक्शन लिया हुआ है, अगर आप इसमें से इसका मोड निकाल लें, अगर वो से मोड ऑफ eval सी हियर 1 + 2, और इसको आपने डबल कोट्स में लिख दिया तो देखिए क्या आ जाएगा, कैरेक्टर। और अगर आप इसी को आप अगर इसके डबल कोट्स हटा देंगे तो ये आ जाएगा न्यूमेरिक। अब हम क्या करते हैं कि मैंने अपना ये जो कमांड था यहाँ पर मैंने 9 + 8 को लिखा डबल कोट्स में, और उसका देखिए हमारा मोड क्या आ गया, उसकी वैल्यू क्या आ गई 17, और इसी को अगर हम मानिए 1 + 2 भी करते हैं तो भी देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। और अगर आप ये जो आपने एक्सप्रेशन निकालने हैं इनका आप अगर मोड निकालने की कोशिश करिए तो देखिए क्या आता है, न्यूमेरिक, राइट। और उसके साथ ही में आप अगर इसका पार्स का अगर आप मोड निकालने की कोशिश करिए तो क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन।
ओके, सो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकेंगे और अब मैंने आपको जो भी पॉसिबल छोटे छोटे ऑपरेशंस होते थे उसके बारे में बताया है। और जैसे मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी कहा था और इस लेक्चर में भी आपसे मैं वही बात कहूँगा कि अब आपने बहुत सारे ऑपरेशंस कर लिए हैं, फंक्शन कर लिए हैं, और आप ज़रा सा इन चीज़ों को आपस में कंबाइन करने की कोशिश करिए। अगर हम कहें कि आप एक छोटा सा फंक्शन लिखिए और उस फंक्शन में आपको मान लीजिए कुछ नंबरों को ऐड करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, आप उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करिए और उसका जो आउटकम होता है आप उसको अपने अनुसार लिखने की कोशिश करिए। और आउटकम ऐसे लिखिए कि अगर हमको ये टाइप करना है कुछ ऑटोमेटेड वे में, दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स x एंड y इज़ x प्लस वाई करके, जहाँ पे x और y हमारे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पे आपको eval और जो पार्स फंक्शन इनका सभी का आपको इस्तेमाल पड़ेगा। आपने भिन्न भिन्न तरीके की जो भी स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे हैं आप उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। छोटे छोटे उदाहरण आप अभी लीजिए जहाँ पे आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपको आँख से दिखाई पड़ रहा है वही उसका आउटकम भी आ रहा है और उसका जो भी इनपुट और आउटपुट दोनों आपको समझ में आ रहा है कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ है। आपके लिए अभी आर के आउटकम क्या आ रहा है उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा होना चाहिए कि आउटकम कैसे आ रहा है, आखिर आर के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है जिसके थ्रू हमारा ये आउटकम आ रहा है, क्योंकि यहीं से आपको आगे की बात समझ में आएगी कि जब आपके पास कोई अननोन प्रॉब्लम आएगी तो आप अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने स्टेप्स लिखोगे, देन आपका सबसे बड़ा सवाल आएगा कि आर के अंदर कौन सा ऑपरेशन ऐसा होता है जो हमारे इस ऑपरेशन से मैच करता है, और आप उसी ऑपरेशन को वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप फिर से प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।